लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी नीतीश कुमार जैसा होना तो छोड़ दीजिए, अगर उनकी नकल भी कर ले तो बड़ी बात होगी। जेडीयू की देखा देखी अब आरजेडी ए टू जेड की पार्टी होने का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एमएलसी के सीटों का बंटवारा हुआ है, जिन जिन समुदाय के लोगों को दिया गया है, उससे साफ हो गया है कि आरजेडी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये बात जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कही और साफ कर दिया कि आरजेडी सिर्फ ए टू जेड के होने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और यह भी कह दिया कि तेजस्वी यादव आरजेडी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होने से जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित समाज के लोग हैं, उनको उनका बुनियादी हक मिलेगा। लेकिन जब एमएलसी की टिकटों का बंटवारा हुआ है, तब आरजेडी की पोल खुल गई है, उसकी सच्चाई सामने आ गई। आपको बता दें कि आरजेडी ने 20 सीटों पर एमएलसी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है कि आरजेडी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, और इन 20 प्रत्याशियों में से 50% सवर्ण को टिकट मिले, जिसमें 5 भूमिहार, 4 राजपूत और 1 ब्राह्मण है। जिसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टियों के अलावा जो गठबंधन में कांग्रेस है, वो भी आरजेडी को निशाने पर ले रही है और ये बता रही है कि आरजेडी सिर्फ ए टू जेड की पार्टी होने का दावा करती है, ये पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का नेता होने का दावा करती है, लेकिन ये वाकई में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा मुसलमान को मात्र 1 सीट देने पर भी लगातार आरजेडी को आलोचना झेलना पड़ रहा है कि आरजेडी जो लगातार एम के समीकरण पर मुसलमानों के वोट बैंक पर सालों तक सत्ता में रही, लेकिन अब जब एमएलसी की टिकटों का बंटवारा का वक्त आया तो मात्र 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मिला है। हालांकि इस पर आरजेडी ने कहा कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और साफ तौर पे यह आरजेडी का एक नया एजेंडा है, एक नया तकनीक है, जिसके जरिए वो अब बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। क्योंकि आरजेडी ये बात भली भांति जानती है कि सीएम नीतीश की लोकप्रियता लगातार घट रही है और अगर अब आरजेडी के सामने कोई और पॉलिटिकल पार्टी बड़ी मजबूती से खड़ा होगा तो वो बीजेपी होगा। और बीजेपी ने हालिया दिनों में सवर्ण वोटरों के साथ साथ अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति का जो खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक की बात करें तो उसमें उसने अपना कब्जा जमाया है। और अब जो सवर्णों का वोट बैंक है, उसमें भी जो एग्रेसिव जातियां हैं, राजपूत भूमिहार समाज के लोग हैं, उनको आरजेडी जो है वो अपने पाले में करना चाहती है। आपको 2020 का विधानसभा चुनाव याद होगा, जहां चुनाव के अंतिम वक्त में तेजस्वी यादव ने बाबू साहब को लेकर कुछ तंज किया था और उसके बाद कहा जाता है कि इसका कुछ नुकसान तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा और मुस्लिम को एक टिकट दिया गया। हालांकि इस पर आरजेडी कह रही है कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही जेडीयू के नेता प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी हमला किया और यह कहा कि आरजेडी ने जिन लोगों को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है, वो जग जाहिर हो जाता है कि ये धनबल और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन यहां हवा में हर कोई नंगा है। आपको पता होगा कि जब नीतीश सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल बना था, उसमें खबर आई थी कि नीतीश मंत्रिमंडल के 64% मंत्री दागी हैं और 50 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और मेवालाल चौधरी जो मंत्री बनाए गए थे, उन पर भी करप्शन को लेकर गंभीर मामले उठे थे, खुद तेजस्वी यादव ने उठाया था और बाद में उनका इस्तीफा लेना पड़ा। तो जेडीयू की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं बेचैनी है और ये स्वाभाविक है, क्योंकि तेजस्वी यादव अब सवर्णों के बीच में अपनी एक पैठ बनाना चाहते हैं, लालू यादव से हटकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सवर्णों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी में भी आपका स्वागत है। और अगर आप देखें, अनंत सिंह जो भूमिहार समाज के नेता हैं, आरजेडी में के बड़े मजबूत स्तंभ है। इसके अलावा आनंद मोहन का जो बेटा है चेतन आनंद, वो आरजेडी से विधायक हैं और लगातार जब नीतीश सरकार आनंद मोहन को जेल से बाहर नहीं आने दे रही है, उस वक्त तेजस्वी यादव विधानसभा में यह मांग उठा देते हैं। यानी साफ है, अब तेजस्वी यादव एक नए समीकरण के तहत आगे बढ़ रहे हैं और इसको लेकर मिर्ची लगना कहीं ना कहीं तय है, क्योंकि बीजेपी को और जेडीयू को इस बात का डर है कि अगर आरजेडी सवर्णों में अपने सहानुभूति को जगाने में कामयाब हो जाती है, तब तेजस्वी यादव का आगे का रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि अब जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आरजेडी जो है वो सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन ये उनको बकायदा जो उनका जब उनको हक देने की बारी आती है तब आरजेडी ऐसा नहीं करती है। हालांकि जहां तक मुसलमान को मात्र 1 सीट देने की बात है और लगातार जेडीयू के नेता जो सवाल उठा रहे हैं, तो सच बात यही है कि जेडीयू के तरफ से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत करने आया था, जिसके बाद जमा खान जो बीएसपी से चुनाव जीते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया और फिर मंत्री बना दिया। लेकिन आरजेडी से सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक 8 विधायक जीत कर आए थे और जगदानंद सिंह ने इस पर सफाई भी दी थी और यह साफ कर दिया था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने हर किसी को मौका दिया, लेकिन एमएलसी के चुनाव में खुद लोग आते हैं, खुद जो है वो बात रखते हैं और उनमें से जो लोग आए और हमें जिनको बढ़िया लगा उनको हमने टिकट दिया है। लेकिन ये हर कोई जानता है कि आरजेडी एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और वो है
सवर्णों में अपने प्रति सहानुभूति जगाना और ये बताना कि आरजेडी अब बदल चुकी है, एक नए तरीके से आगे बढ़ना चाहती है और आरजेडी अब ए टू जेड की पार्टी हो चुकी है। अब देखना होगा कि जब उमेश कुशवाहा और नीरज कुमार ने इस तरीके के संगीन आरोप लगाए हैं, जहां परिवारवाद का आरोप लगा दिया, इसके साथ ही ये आरोप लगा दिया कि ये ए टू जेड होने का दिखावा कर रही है, सच्चाई तो कुछ और है। जातीय जनगणना के मसले पर भी घेरा कि एक तरफ आरजेडी कहती है कि जातीय जनगणना होने से सभी जातियों को बराबर का हक मिलेगा, लेकिन जब एमएलसी के टिकटों का बंटवारा आया तब एक भी अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा और महिला को टिकट नहीं दिया। तो देखना होगा आरजेडी की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।